1930 में ओमाहा, नेब्रास्का में जन्मे वॉरेन बफेट में स्वाभाविक रूप से गणित की समझ और आय अर्जित करने की तीव्र इच्छा थी। बचपन में ही उन्होंने व्यावसायिक प्रवृत्ति दिखाई, जिसमें उन्होंने च्युइंग गम बेचना और अखबार वितरित करना जैसे कई छोटे मोटे व्यापारिक प्रयास किए। वॉशिंगटन डीसी के एलिस डील जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनकी संख्याओं के प्रति रुचि और बढ़ी और उन्होंने किशोरावस्था में ही स्टॉक मार्केट से संबंधित किताबों में खुद को डुबो लिया। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने 14 वर्ष की उम्र में अपना पहला टैक्स रिटर्न फाइल किया, जिसमें उन्होंने अपनी साइकिल का डिडक्शन क्लेम किया, जिसे वे अखबार बांटने के लिए उपयोग करते थे। बफेट की उद्यमशीलता बहुत कम उम्र में ही सामने आ गई थी। उन्होंने अपने पहले व्यापार के रूप में च्युइंग गम बेचना शुरू किया, जो उनके अवसर पहचानने की क्षमता और स्वाभाविक व्यापारिक समझ को दर्शाता था। मात्र 6 साल की उम्र में उन्होंने अपने दादा की दुकान से गम खरीदकर उन्हें पड़ोसियों को घर घर जाकर बेचा। 13 साल की उम्र तक वे द वॉशिंगटन पोस्ट के अखबार वितरक बन गए और इसे उन्होंने एक व्यक्तिगत चुनौती के रूप में लिया। उनके पिता, जो नेब्रास्का जिले के कांग्रेसी थे, के प्रभाव से बफेट में कड़ी मेहनत का गुण आया और वे सुबह 4:30 पर उठकर 5 इमारतों में समय पर अखबार पहुंचाते थे। केवल वितरण तक सीमित न रहकर बफेट ने अपने सेवा को बेहतर बनाने के नए तरीकों को तलाशा। उन्होंने अपनी डिलीवरी रूट पर समाप्त हो चुकी मैगजीन की सदस्यताओं को देखा और नए सब्सक्रिप्शन और कैलेंडर बेचने का अवसर पाया, जिससे उनकी कमाई बढ़ी। 15 वर्ष की उम्र तक उन्होंने केवल अखबार बांटकर $2000 की कमाई की। इसी कमाई में से उन्होंने $1200 का निवेश करके 40 एकड़ की एक खेत खरीदी और एक किसान के साथ लाभ साझा करने का समझौता किया, जो उनकी दूरदर्शिता और निवेश कौशल को दर्शाता है। 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने $592.50 की आय पर अपना पहला फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया, जो उस समय के नियमों के अनुसार जरूरी था। इतनी कम उम्र में वित्तीय जिम्मेदारी और समझ ने उन्हें अपने समकक्षों से अलग बना दिया। उनका अनुशासित कॉलेज के वर्षों ने उनके निवेश दर्शन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पहले यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया के व्हार्टन स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन वहां के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से वे जुड़ नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में स्थानांतरण किया और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। उनके जीवन में बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में दाखिला लिया, जहां उनकी मुलाकात बेंजामिन ग्राहम से हुई, जिन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का जनक माना जाता है। ग्राहम की शिक्षाओं ने बफेट की निवेश शैली को दिशा दी, जिसमें कंपनियों के आंतरिक मूल्य का विश्लेषण और दीर्घकालिक विकास के लिए कम मूल्यांकित स्टॉक्स में निवेश करना शामिल था। साथ ही उन्होंने एक स्टॉक ब्रोकर के रूप में काम किया और पर्याप्त बचत की। उन्होंने ग्राहम के निवेश फर्म में निवेश करके वास्तविक दुनिया में इन सिद्धांतों का अनुप्रयोग देखा। यह प्रारंभिक अनुभव उनके भविष्य की सफलता की नींव बन गया। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बफेट ओमाहा लौटे और कई भागीदारी कंपनियों की शुरुआत की, जिनमें सबसे प्रसिद्ध थी बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड। यहां उन्होंने ग्राहम के सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने भागीदारों के लिए शानदार रिटर्न दिए, जिससे उनका निवेश कौशल और प्रतिष्ठा और मजबूत हुई। बफेट के करियर में निर्णायक मोड़ तब आया जब उन्होंने बर्कशायर हैथवे नामक संघर्षरत टेक्सटाइल कंपनी का अधिग्रहण किया। टेक्सटाइल क्षेत्र में अनुभव न होते हुए भी उन्होंने कंपनी के नकदी प्रवाह को बीमा और अन्य निवेशों की ओर मोड़ा और टेक्सटाइल व्यापार को धीरे धीरे बंद किया। यह रणनीतिक बदलाव बर्कशायर हैथवे की दिशा को पूरी तरह बदलने वाला साबित हुआ। बफेट की निवेश रणनीति, जिसमें मजबूत लेकिन कम मूल्यांकित कंपनियों का चयन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना शामिल है, उनकी पहचान बन गई। बर्कशायर हैथवे के शेयरधारकों को लिखे गए उनके वार्षिक पत्र निवेश दर्शन, व्यापार दृष्टिकोण और आर्थिक सिद्धांतों की समझ के लिए खजाने के समान माने जाते हैं। 1949 में बफेट की प्रेम कहानी ने नया मोड़ लिया, जब वे सुसान थॉम्पसन नामक युवती के प्रेम में पड़ गए, जो पहले से किसी और से प्रेम करती थी। उसे प्रभावित करने के लिए बफेट ने उकुलेले खरीदकर बजाना शुरू किया। हालांकि प्रेम में सफलता नहीं मिली, लेकिन उकुलेले के प्रति उनका प्रेम बना रहा और बाद में उन्होंने सुसान से विवाह किया। वे इस वाद्य यंत्र को आज भी शेयरधारकों की बैठकों में कई आयोजनों में बजाते हैं। डेव टाल्समा नामक निर्माता ने उनके लिए डेयरी क्वीन ब्रांड के 2 विशेष उकुलेले बनाए, जिनमें से एक को दान के लिए नीलाम किया गया। 1952 में उन्होंने सुसान बफेट पूर्व थॉम्पसन से विवाह किया
और उनके 3 बच्चे हुए, सूसी, हॉवर्ड और पीटर। 1977 में अलग हो जाने के बावजूद वे कानूनी रूप से विवाहित रहे जब तक कि सुसान का जुलाई 2004 में निधन नहीं हो गया। उनकी बेटी सूसी अब सुसान एवाइसी बफेट फाउंडेशन के माध्यम से सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ा रही हैं। 76 वर्ष की उम्र में बफेट ने अपनी पुरानी मित्र एस्ट्रिड बैंक्स से विवाह किया, जिन्हें उन्होंने सुसान के जाने के बाद से जाना था। सुसान ने ही एस्ट्रिड से उन्हें मिलवाया था। 2006 में बफेट की वार्षिक आय लगभग 1,00,000 थी, जो उनकी हैसियत के विपरीत काफी कम थी। 2008 में यह $1,75,000 हो गई, जिसमें से $1,00,000 बेस सैलरी थी। फिर भी उन्होंने सादगीपूर्ण जीवन शैली बनाए रखी और 1958 में $31,500 में खरीदे गए ओमाहा स्थित उसी घर में रहते रहे। उन्होंने 1971 में $1,50,000 में कैलिफोर्निया के लगुना बीच में एक और घर खरीदा था, जिसे उन्होंने 1918 में $7,50,00,000 में बेचा। के माध्यम से लगभग 6.7 मिलियन की राशि से एक निजी विमान खरीदा, लेकिन उन्होंने इसका नाम मजाकिया ढंग से द इंडिफेंसिबल रखा, जो उनके विनम्र स्वभाव और भव्यता से दूरी बनाए रखने के दृष्टिकोण को दर्शाता है। 11 अप्रैल 2012 को उन्हें प्रोस्टेट कैंसर स्टेज का पता चला और उन्होंने 2 महीने की रेडिएशन थेरेपी लेने का निर्णय लिया। जुलाई तक उन्होंने पत्र में निवेशकों को बताया कि वे अच्छा महसूस कर रहे हैं और ऊर्जा से भरपूर हैं। 15 सितंबर 2012 को 54 दिन की पूरी थेरेपी के बाद उन्होंने इसे शानदार दिन बताया और खुशी व्यक्त की। बफेट ने 1954 से 1956 तक ग्राहम न्यूमैन कॉर्प में सिक्योरिटीज एनालिस्ट और निवेश सेल्समैन के रूप में काम किया। 1960 से 1970 तक वे बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड में जनरल पार्टनर रहे। 1970 से वे बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन और सीईओ हैं। 1951 में उन्होंने जीआईको के वाइस प्रेसिडेंट लोरेमर डेविडसन से मुलाकात की, जिनसे वे बाद में अच्छे मित्र बन गए। ओमाहा लौटकर उन्होंने डेल कार्नेगी कोर्स किया और नेब्रास्का ओमाहा यूनिवर्सिटी में निवेश सिद्धांत नामक क्लास पढ़ाई। 1956 में उन्होंने $1,74,000 की पूंजी से बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड की स्थापना की। 1961 में सैम्बोर्न मैप कंपनी में निवेश और प्रबंधन परिवर्तन ने उनकी वैल्यू इन्वेस्टिंग की क्षमता को दिखाया। 2008 में फोर्ब्स ने उन्हें 62 अरब नेटवर्थ के साथ विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया। 2009 में उनकी नेटवर्थ 37 अरब रही, जो बिल गेट्स के बाद दूसरे स्थान पर थी। 2013 में यह 58 अरब 50 करोड़ डॉलर हो गई। 1999 में उन्हें 20वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ मनी मैनेजर के रूप में मान्यता मिली और 2007 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया। 2011 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया। बफेट ने घोषित किया कि वे अपनी संपत्ति का बहुत कम हिस्सा बच्चों के लिए छोड़ेंगे ताकि वे आत्मनिर्भर बने रहें। 2006 में बफेट ने अपनी संपत्ति का 83% बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दान करने की घोषणा की, जिसकी कीमत लगभग 30 अरब 7 करोड़ डॉलर थी, जो अब तक का सबसे बड़ा परोपकारी दान है। यह दान फाउंडेशन के अस्तित्व और उसकी वार्षिक शर्तों के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि धन का उपयोग प्रभावी रूप से हो। यह उनकी परोपकारी सोच और समाज में स्थायी परिवर्तन लाने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।